गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है AJIS एकेडमी पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अलॉय के ऊपर। देन एक और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा पॉलीमर। स्टूडेंट्स, इन दोनों ही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी में और एमपीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, इसीलिए हम आज इनको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम अलॉय से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस पेपर की ही बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। अलॉय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्पल्स से आते हैं। ठीक है, कि अलॉय के एग्जाम्पल्स आप लिखिए, उनके कंपोजिशंस लिखिए और उनके यूजेस लिखिए। ठीक है, डेफिनेशन तो बहुत ही सिंपल है, अलॉय की मिश्र धातु की परिभाषा बहुत ही आसान है, जो कि कोई भी बता सकता है। ठीक है, बट उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं और स्पेशली जो उनके कंपोजिशंस है, जो उनके संगठन है, किन किन धातुओं से मिलकर आप उनको बना रहे हैं, उनके प्रतिशत को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आती है। ठीक है, तो उसको भी हम देखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं अलॉय से लेकर कि अलॉय होता क्या है, मिश्र धातु क्या होती है। हमने सभी ने पढ़ा है कि हमारा जो नेचर है उसमें कई तरह की धातुएं मिलती हैं। ठीक है, आवर्त सारणी की अगर बात करें हम पीरियोडिक टेबल की, तो इसमें हमें एक तो पॉजिटिव मेटल्स मिलती है। ठीक है, मतलब कि जो ग्रुप 1 एंड सेकंड में आती है अल्कलाइन मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर आती है डी ब्लॉक की मेटल्स। ठीक है, तो हमारा जो अलॉय फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादातर डी ब्लॉक की मेटल्स के अंदर ही होता है, क्योंकि ये जो धातुएं हैं ये दैनिक उपयोग की धातुएं होती हैं और इन्हीं से हम हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में होने वाली, डेली लाइफ में यूज़ करने वाले कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। आप चाहे कुर्सी ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, विंडो है, ठीक है, या ब्रिज कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, जितने भी प्रकार के भवन निर्माण होता है, या उसमें जो धातु, लोहा या अन्य धातुओं के जो फर्नीचर या इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज होते हैं, उन सभी में इन धातुओं का उपयोग होता है। ठीक है, तो अब मिश्र धातु क्या है। देखिए, धातुओं में एक कमी होती है कि सभी धातुओं में जंग लगता है, मतलब कोरोजन होता है। कल ये टॉपिक हमने कवर किया था कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मीन्स कि हवा और नमी की उपस्थिति में धातु के ऊपर पीले कलर की या रेडिश ब्राउन कलर का जो लेयर आ जाता है, ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, उसे हम कहते हैं कि धातु अब खराब होने लगी है, मेटल के ऊपर जो है वो कोरोजन होने लगा है, और धीरे धीरे जंग लगने की वजह से धातु खराब हो जाती है और वो हमारे किसी काम की नहीं होती, वीक होती है और फाइनली वो टूट जाती है। ठीक है, तो अब उसको कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है, हमने कई तरीके के प्रिवेंशन बताए थे कल आपको, कि उस पर आप पेंट कर सकते हो धातु के ऊपर, उसे आप कोट कर सकते हो, उसे आप गैल्वेनाइजेशन के थ्रू या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू आप उसको ट्रीट कर सकते हो। और उन्हीं में जो परमानेंट सॉल्यूशन था उसका, कि आप धातु को उस उपाय के द्वारा हमें तो वह उपाय चाहिए जिससे धातु में कभी जंग लगे ही ना। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, हमने मिश्र धातु बनाई। तो मिश्र धातु ऐसी धातु होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं या अधातुओं का मिश्रण होती है, मतलब यहाँ पर मेटल भी हो सकती है और नॉन मेटल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि स्टील के अंदर कार्बन है जो कि एक नॉन मेटल है, और आयरन है जो कि एक मेटल है। तो 2 और मोर देन 2 मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है एंड नॉन मेटल का भी मिक्सचर हो सकता है। तो पर वो मिक्सचर कैसा है, वो एक निश्चित अनुपात में, फिक्स्ड रेशो में। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी प्रतिशत ले लिया किसी मेटल का और किसी दूसरी मेटल का कोई दूसरा प्रतिशत ले लिया और मिला करके मिश्र धातु बना दी। नहीं, मिक्सचर तो बनेगा बट परसेंटेज कैसा होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। अगर फिक्स्ड परसेंट नहीं होगा तो मिश्र धातु का निर्माण नहीं होगा, हमें वो गुण उसमें प्राप्त नहीं होंगे जो हम चाहते हैं। ठीक है, इसलिए मिश्र धातु की परिभाषा हम क्या लिख सकते हैं कि मिश्र धातु वह धातु है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं या 2 या 2 से अधिक अधातुओं का निश्चित अनुपात में बनाया गया मिश्रण होता है। क्लियर इतनी बात। फिक्स्ड रेशो में प्रिपेयर करके रखा हुआ जो आपका मिक्सचर है वो हमारा मिश्र धातु कहलाता है। ठीक, और इसका सबसे बड़ा जो यूज़ है, सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो क्या है कि इसमें कभी जंग नहीं लगती है, ये खराब नहीं होता है, इसी वजह से इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ में अंदर। तो ये तो हमने बात कर ली उसके परिभाषा की कि अलॉय होती क्या है। अब देखिए कि प्रॉपर्टीज़, भाई कुछ तो अच्छा होगा मिश्र धातु में,
धातु की तुलना में कुछ गुण बेटर होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज बेटर होंगी, तभी तो हम उसको फॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज तो हम हमारी मेटल यूज करते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। मिश्र धातु में क्या क्या गुण हैं, क्या क्या गुण उसमें आ चुके हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। देखिए जरा कि मिश्र धातु में सबसे पहला गुण कौन है कि अपने संगठक जो धातु है उससे कठोर होती है, ठीक है। ये धातु जो है इसका जो इसकी जो हार्डनेस है, इसकी हार्डनेस जो है ये कठोर है अपने संगठक धातुओं की तुलना में। मतलब कि जिन धातुओं से मिलकर ये बनी है उन धातुओं की तुलना में मिश्र धातु कठोर होती है। क्लियर, एक प्रॉपर्टी बन गई। बट अगर कठोर ज़्यादा होगी तो उसमें तन्यता कम हो जाएगी। मतलब कि जो धातु, भाई मेटल क्या होती है, मेटल को खींच के हम वायर बना सकते हैं लंबे लंबे, जैसे हमारा आयरन होता है या कॉपर होता है, उससे इलेक्ट्रिक वायर बनते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम से भी बनते हैं, तो उनको हम खींच सकते हैं, उसको खींच करके और लंबे लंबे वायर या जो उनकी जो शीट्स होती हैं, पतली पतली चादरें जिनको हम कहते हैं, वो भी बना सकते हैं। बट जब मिश्र धातु बन गई तो मिश्र धातु में ये दोनों ही गुण कम हो जाते हैं। मतलब फिर आप उसको ज़्यादा खींच भी नहीं पाओगे और ना उसको ज़्यादा फैला पाओगे, ठीक है। मतलब मेलेबल और डक्टाइल जो उसका नेचर है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मिश्र धातु में पहला गुण है कि ये कठोर तो हो जाती है परंतु इनमें तन्यता की कमी हो जाती है, ठीक। अब दूसरा गुण देखते हैं कि इसमें संक्षारण नहीं होता। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, संक्षारण का मतलब है कोरोजन। कोरोजन नहीं होगा, ये सबसे बड़ा फायदा है इसका, क्योंकि धातुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जंग लगना, कोरोजन होना। कोरोजन से ही धातु खराब होती है। तो अगर आपने उसको प्रिवेंट कर दिया, कोरोजन से आपने धातु को बचा लिया, मतलब कि आपकी धातु जो है वो लंबे समय तक काम करने लगेगी, ठीक है। तो कोरोजन इसमें नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैसे आपने आयरन और कार्बन को मिलाकर के स्टील बना दिया, तो अब आयरन और कार्बन को मिलाने से जो स्टील बना है उस स्टील में कोरोजन से लड़ने की पावर आ चुकी है। मतलब वो कोरोजन प्रूफ हो गया, कोरोजन रेजिस्टेंस हो गया है, उसके अंदर रेजिस्टेंस जनरेट हो गया, बन गया है। तो इसीलिए उसमें धातु, उस धातु में जो है कोरोजन नहीं होता, क्योंकि कोरोजन हमने बताया था कल की केमिकल एब्जॉर्प्शन है। कौन सा एब्जॉर्प्शन है? केमिकल। रासायनिक रूप से उस पर ऑक्साइड की परत जमती है धातु के ऊपर। पर आप, और हमें ये पता है कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं वो विशिष्ट होती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि आयरन जो है, आयरन ऑक्सीजन से जब भी क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा वो, ठीक है। जैसे मान लो FeO बना दिया, आयरन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना दिया, FeO बन गया। अब ये जो FeO ऑक्साइड है, ये मतलब ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा, आयरन से रिएक्शन करेगा। बट हमने यहाँ आयरन को ही चेंज कर दिया, आयरन में हमने क्या मिला दिया, कार्बन। मतलब कि अब वो रासायनिक रूप से अशुद्ध हो गया है, कार्बन अब शुद्ध नहीं रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा और उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। और ये स्पेशली कहाँ पर काम आता है, ब्रिज में, या जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती है, बहुमंजिला इमारतें होती है, गगनचुंबी इमारतें, स्काई स्क्रैपर भी जिन्हें बोला जाता है, उनमें ये बहुत ज़्यादा काम आता है। क्योंकि होता क्या था कि पहले लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना दी, अब अंदर जो कॉलम के अंदर जो आपने सरिया लगाया है, जो रॉड्स लगाई है लोहे की, वो तो जंग आ जाता है, अंदर भी जंग चला जाता है। आप सोचिए कि कंक्रीट के अंदर भी जंग लगने लगता है लोहे के अंदर, तो वहाँ पर वो जैसे ही वीक हुआ, खराब हुआ, तो बिल्डिंग गिरने का खतरा है। तो जब ये जो आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन है, अगर ये स्टील से किए जाए, ठीक है, तो स्टील में जंग नहीं लगेगा। या फिर उस सीमेंट को ऐसा बनाया जाता है कि उस मेटल के अंदर जंग ना लगे, जिससे बिल्डिंग का स्ट्रांगनेस भी बढ़ेगी और उसकी एज भी बढ़ जाएगी, वो लंबे समय तक खड़ी रहेगी और मजबूती से खड़ी रहेगी। तो वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ये वाला गुण जो है काम आता है। फिर अगला चलते हैं। अगला है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक, हिंदी में इसे बोला जाता है क्वथनांक, सॉरी ये गलनांक है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक और बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई मेटल क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। सीधी सी बात है कि जब मेटल गलने लगे, पिघलने लगे, तो वो उसका गलनांक कहलाएगा, ठीक है। और जब बॉईल होने लगे, मेटल जब पिघल गई, लिक्विड बन गई, उसके बाद वो बॉईल होने लग गई है, मतलब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो अब यहाँ पर इनमें क्या चेंजेस हो रहा है, देखिए कि जिन धातुओं, जब आप मिश्र धातु बनाओगे तो मिश्र धातु का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, उसकी संगठक धातुओं या अधातुओं की तुलना में।
मतलब जिन धातुओं, जिन मेटल से मिलकर वो बनी है, उन मेटल के कंपैरिजन में अलॉय का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हम कि 800-900 डिग्री के आसपास है, या 900 डिग्री हमने मान लिया। ठीक है, बट आयरन से जब हम स्टील बनाएंगे तो स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 900 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट में भी इंक्रीज हो जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, गलनांक भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब इसका फ़ायदा क्या हुआ फिर आपको, कि जैसे मान लीजिए कि लोहे से बना हुआ ब्रिज या लोहे से बना हुआ कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है, या कोई भी मशीनरी का पार्ट है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े इंजन्स होते हैं, शिप होते हैं, उनमें सारे पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो सब स्टील के होते हैं। आपकी बाइक का भी इंजन होता है तो उसमें भी जो पार्ट्स होते हैं वो सब स्टील के होते हैं। क्यों? क्योंकि स्टील जब बाइक चलती है, इंजन तेजी से काम करता है, तो वो सारे पार्ट्स गर्म होते हैं। हमें पता ही है कि हमारी जो बाइक होती है उसका इंजन कितना गर्म हो जाता है। तो अगर वो सारी चीज़ें आयरन से बनी होती, लोहे से बनी होती, तो गर्म होने के बाद लोहे का जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है। ठीक है, तो जैसे ही बाइक धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगी तो हो सकता है कि आयरन मेल्ट हो जाए। लंबे समय तक अगर आपने मान लीजिए कि दिन भर गाड़ी चला रहे लगातार, ठीक है, यहाँ से आप चले गए कहीं दूर 1000 किलोमीटर या 200 किलोमीटर की राइड पर आप निकल गए, तो बाइक तो इंजन बहुत गर्म हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर उसमें क्रैक्स आ जाएंगे या वो मेल्ट होकर अपना साइज और शेप सब बिगड़ जाएगा, मतलब आपका इंजन काम करना बंद कर देगा। बट अगर ये सारे पार्ट्स हम किससे बना रहे हैं, स्टील से बना रहे हैं, तो स्टील का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आयरन से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो उच्च तापमान को सहन कर सकता है, मतलब हाई टेम्परेचर को वो सहन कर लेगा और आपकी बाइक, आपका इंजन, जो मशीन के पार्ट्स हैं वो खराब नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये जो गुण है वो यूज़ होता है। चलिए फिर अगला देखो कि जब आप मिश्र धातु बनाते हो तो कलर में चेंज हो जाता है उसके। जैसे मान लीजिए आयरन है, आयरन का कलर ब्राउन है या ब्लैक है, और जब इसकी आप मिश्र धातु बना रहे हो स्टील का कलर कैसा, वाइट है। ठीक है, या फिर आप एग्जांपल देखिए कि जिंक और सिल्वर दोनों वाइट कलर के होते हैं, बट इनका जो अलॉय होता है वो कैसा होता है, पिंक होता है, गुलाबी रंग का होता है। दैट मीन्स कि जब अलॉय बना रहे हैं तो उसका कलर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऑब्वियसली जब केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। भाई जब धातु का गुण ही बदल चुका है पूरा, उसके गुणों में परिवर्तन आ चुका है, तो उसमें रंग में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि रंग भी उसका क्या है, एक भौतिक गुण है, तो रंग में भी उसके परिवर्तन हो जाता है। तो जब धातु, जिन धातुओं, संगठक धातुओं और जो मिश्र धातु, उन दोनों के रंगों में बहुत अंतर। ठीक है, और वैसे भी आपने देखा होगा ना कि हम दो रंगों को जब मिलाते हैं तो कोई तीसरा ही रंग बनता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि हम दो मेटल को मिला के तीसरी मेटल बना रहे हैं, तो दोनों मेटल का रंग अलग अलग है, तो आपको जो कलर मिलेगा वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा, इसीलिए यहाँ पर रंग में परिवर्तन आ जाता है। अगला देखो, चेंज इन वेट, वजन में, मतलब मान लीजिए लोहा या आपने तो कोई दूसरी मिश्र धातु बनाई, जैसे कि मान लीजिए ब्रास ही बनाया, ठीक है, तो ब्रास बनाया, तो जब ब्रास जिन धातुओं से मिलकर बना है, जैसे कॉपर और जिंक, इनका जो वेट है वो कंपेयर टू ब्रास ज़्यादा है, बट ब्रास का वेट क्या हो गया, कम हो गया, या फिर इनका वेट कम था, मिश्र धातु का वजन बढ़ गया। तो दोनों ही स्थितियों में क्या हो रहा है कि वजन में या वेट में परिवर्तन हो रहा है। अगर संगठक धातुएं हल्की है तो हो सकता है कि जो आपकी मिश्र धातु बनी है वो भारी बने, ठीक है, और अगर संगठक धातुएं भारी है तो हो सकता है कि मिश्र धातु का वजन कम हो। ठीक है, तो ये दोनों स्थितियां हो सकती है, मतलब कहने का कि कुछ भी हो, बड़े या कम हो, वजन में चेंज हो रहा है, मतलब वेट में भी परिवर्तन हो रहा है, तो वेट भी चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। फाइन, चलिए फिर अगला देखो, ये वेट चेंज का एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम जो है वो लाइट होता है, हल्का होता है, ठीक है, बट एल्यूमिनियम का जो अलॉय है, यहां पर लिख रखा है हमने डूरालुमिन, ये कैसा होता है, ये भारी होता है और स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो जैसे टाइटेनियम है और आयरन होता है, अब हालांकि ये उसका अलॉय नहीं है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि टाइटेनियम वेट में हल्का होता है बट स्ट्रांग आयरन से ज़्यादा होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम हल्का तो है पर वीक है, और यहाँ पर ये जो अलॉय बना है ये हेवी है पर कैसा है, स्ट्रांग। फाइन, तो कहने का मतलब है कि चेंज इन कलर, चेंज इन वेट, चेंज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ऑलवेज इंक्रीज ही होगा, ठीक है, इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कम हो रहा है, इसमें सिर्फ बढ़ेगा, पर कलर जो वेट है ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। फिर कोरोजन प्रूफ,
और आपका जो हार्डनेस है वो भी यहाँ पर बता दी। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो कि मिश्र धातु में होता है जब मिश्र धातु को बनाया जाता है। ठीक, एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे थे। एग्जाम्पल देखिए, अलॉय के एग्जाम्पल्स, यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज। इसके अंदर 90% कॉपर और 10% जो है वो टीन का होता है। ठीक है, मतलब आपका जो कॉपर है, तांबा है, वो 90% है और जो टीन है, ठीक है, वो कितना प्रतिशत है, 10%। इन दोनों के कंपोजिशन से क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। अब ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ये कंपोजिशन यही होना चाहिए। अगर आपने 90 की जगह 80 कर दिया या 10 की जगह 20 कर दिया, ठीक है, तो वो फिर आपका जो अलॉय है वो फॉर्मेशन नहीं होगा। अलॉय में फिक्स कंपोजिशन होना ज़रूरी, हर मेटल का कंपोजिशन फिक्स है। ठीक है, तो क्योंकि ये बहुत ही रिसर्च करके जो हमारे साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने इसको फाइंड आउट किया है कि भाई कौन सा मेटल कितनी अमाउंट में आपको मिक्स करना है। फाइन, तो इसलिए ये सब फिक्स होता है। अब आगे देखिए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस हो गए। तो प्रॉपर्टीज़ में तो लगभग आप देखोगे कि सभी में वही चेंज हो रहे हैं जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल हार्ड हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, कोरोजन नहीं लगेगा, वही सब प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज़ वाले कॉलम में तो कोई इशू नहीं है। अगला देखो, यूज़ की बात हम कर लेते हैं कि ब्रॉन्ज का यूज़ क्या है, मेडल बनाने में। ठीक है, ये क्या है, मेडल है। मेडल का मतलब, मेडल मतलब कि जो हमने सुना ही होगा ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, तो जो कांस्य पदक होता है वो यही होता है, ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। ठीक है, तो मेडल बनाने में उसका यूज़ होता है। आगे देखो कि ब्रास में 70% कॉपर है, तांबा है, और 30% जिंक है। ठीक है, तांबा 70% और जिंक 30%, इन दोनों के मिलाने से ब्रास बनता है। अब सेम अगेन उसकी प्रॉपर्टी सारी सेम है कि हार्ड है, ठीक है, और कोरोजन उसमें नहीं होता है वगैरह वगैरह। और यूजेस की बात करें तो जो ब्रास है इसका यूज़ जो होता है वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में होता है ज़्यादातर। ठीक है, जो आपके गाने बजाने की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हारमोनियम होता है, उसके अंदर जो उसके जो क्लिप होते हैं, जो तार होते हैं, वो आपके ब्रास से बनते हैं, मतलब पीतल से बनते हैं। ठीक है, फिर आपका जो जिसको हम बोलते हैं ना वायलिन होता है, उसकी जो स्टिक होती है या उसके भी जो वायर्स होते हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार करने में ब्रास का काफ़ी यूज़ होता है। ठीक, चलिए फिर आगे चले तो स्टील, जो कि वेल नोन है, अलॉय है, जाना पहचाना नाम है। तो स्टील को हिंदी में बोलते हैं इस्पात, और इस्पात में 98 से 99%, मतलब 98 to 99% जो है आयरन होता है, लोहा होता है, और केवल 1 से 2% कार्बन की मात्रा होती है। इन दोनों को मिक्स करके, ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है कि एक कंटेनर होता है, ठीक है, मिट्टी का हो या इस तरह से, देखिए इस तरह से कंटेनर होता है, वो मिट्टी का भी हो सकता है या फिर वो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के भी बनाया जा सकता है। उसमें क्या किया जाता है कि आयरन की रॉड्स इस तरह से लगा दी जाती हैं, ठीक है, और उनमें फिर बीच में कोयला भर दिया जाता है, कार्बन, फाइन, और फिर उसको गर्म किया जाता है, मतलब उसमें आग लगा दी जाती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद यहाँ से जब इस बॉक्स को ओपन किया जाता है तो वो जो आयरन है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टील के अंदर। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और स्टील बन जाता है। और भी कई तरीके होते हैं स्टील बनाने के, तो यहाँ पर इस तरह से बनाए रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि यह हार्ड हो जाएगा, कोरोजन इसमें या जंग इसमें नहीं लगेगा, और इसका जो यूज़ होता है वो कंस्ट्रक्शन के कामों में होता है। जो भी भवन निर्माण होता है जितनी भी जगह पर, वहाँ पर ज़्यादातर स्टील का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक बनाने में, ठीक है, ब्रिज, केबल ब्रिज जो बनता है उसमें जो केबल्स बनते हैं वो इसके होते हैं। और भी कई तरह के दूसरे यूजेस होते हैं, पाइप वगैरह भी लगते हैं जो रेलिंग्स में लगाते हैं हम घरों में, वो भी सब स्टील के होते हैं। फिर जो आपकी जो वाटर पाइप होते हैं, नल फिटिंग होती है, वो भी स्टील के पाइप होते हैं सारे। तो वहाँ कई जगहों पर ये यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि ये आयरन के कंपेरिजन में अच्छा होता है, इसमें जंग नहीं लगता है। चलिए फिर अगला हमारा एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है देखो जरा, 74% आयरन है, 8% कार्बन है और 18% क्रोमियम है। फिर से सुनिए, 74% आयरन मतलब लोहा, 8% कार्बन और 18% क्रोमियम। इन तीनों को इस निश्चित अनुपात में मिलाने से जो धातु बनेगी, मिश्र धातु, वो कौन सी होगी, स्टेनलेस स्टील।
अब ये कैसी होती, शाइनी होती, मतलब चमकने वाली होती है, ठीक। ये स्ट्रॉन्ग भी होती है और जंग तो खैर किसी भी अलॉय में नहीं लगेगा। और साथ में इसमें एक और क्वालिटी होती है कि इसमें जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं, उसकी ग्रोथ आसानी से नहीं होती, इसीलिए इसका यूज़ जो है वो खाने पीने के बर्तन बनाने में किया जाता है। हम देखते हैं हमारे घर जो बर्तन होते हैं वो स्टील के नहीं होते, वो स्टेनलेस स्टील का होता है, ठीक है। तो वो आसानी से साफ भी हो जाता है, ठीक है, उसमें खाना चिपकता भी नहीं है। और दूसरी चीज़ की वहाँ पर जो जर्म्स की ग्रोथ है, मतलब मान लीजिए अगर आपने रात को खाना खाया किसी भी स्टेनलेस स्टील के प्लेट में और उसको छोड़ भी दिया, तब भी वो जो खाना है वो वहाँ पर जर्म्स की जो ग्रोथ है वो आसानी से नहीं होती है, क्योंकि वो उसका जो सरफेस है वो माइक्रो लेवल पर भी बहुत स्मूथ होता है। तो इसलिए बैक्टीरिया वायरस की ग्रोथ वो आसानी से होने नहीं देता है। तो इसका यूज़ इसीलिए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि ऑपरेशन वगैरह करने के लिए जो भी चीज़ें होती है, या सीज़र हो या फिर आपका कोई दूसरा कटिंग टूल हो, वो सब बनाने में भी स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जर्म्स की ग्रोथ को रोकता है। इसीलिए जब ऑपरेशन इनके द्वारा किया जाता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और आपके जो घरों में यूज़ होने वाले जो भी प्लेट बर्तन वगैरह होते हैं वो सब इसी के बनाए जाते हैं, ठीक। फिर लास्ट है हमारा जो एल्यूमिनियम का अलॉय है। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होता है कि ये अलॉय किसका है? जैसे हमने कहा कि स्टेनलेस स्टील है, तो इसमें जिसका भी परसेंट ज़्यादा है, जैसे आयरन का परसेंट 74 है, तो मतलब ये आयरन का अलॉय है। हालांकि है इसमें दूसरी मेटल्स में, यहाँ पर देखोगे स्टील में भी आयरन ज़्यादा है, ब्रास में कॉपर ज़्यादा है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे कि ये कॉपर का अलॉय। तो एग्जाम्पल में यही पूछा जाता है एग्जाम्स में कि भाई कॉपर के कोई भी 2 अलॉय के नाम लिखिए, तो अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी अलॉय में कॉपर का कंपोजिशन ज़्यादा है, तांबे की प्रतिशत मात्रा ज़्यादा है, मतलब वो उसका अलॉय है, ठीक है। या जिसकी भी मात्रा ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है, तो ये किसका अलॉय हो गया? एल्यूमिनियम का अलॉय हो गया। तो ये डूराटुमिन जो है ये एल्यूमिनियम का अलॉय है और इसमें 93% एल्यूमिनियम है, 3% कॉपर है, 3% मैग्नीशियम है और 1% मैग्नीज है। 4 चीज़ें हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज, इनको मिलाने से आपका एल्यूमिनियम का अलॉय बन रहा है। और ये कैसा होता है? लाइट होता है बट स्ट्रांग होता है, ठीक। और इसका जो यूज़ है वो एरोप्लेन बनाने में किया जाता है, ठीक है। हमें पता है कि एरोप्लेन हवा में उड़ते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी का हल्का होना ज़रूरी है और साथ ही में मजबूत होना भी ज़रूरी है, मतलब स्ट्रांगनेस भी चाहिए वहाँ पर आपको, और जो उसका वेट है वो भी कम होना चाहिए। तो इसीलिए इस अलॉय को बनाया गया, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि हवाई जहाज हल्का होता है, जिससे कि ईंधन की जो खपत है, फ्यूल का जो कंजप्शन है वो कम रहता है, और जो आपकी स्ट्रेंथ है वो उसको हेवी मेटल की तरह स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। दोनों ही काम यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमने आज अलॉय का टॉपिक कवर किया है। इसमें डेफिनेशन से और प्रॉपर्टी और एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है।